बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुश आमदीद। अपने पास भी गूगल की डिटेल। अच्छा जी, हमने कल जो है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 7 का नाम था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। हमने वो चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया था और हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे। आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम कहते हैं चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर में आप फिजिक्स की 3 अहम तरीन चीज़ों को पढ़ते हैं। एक होती है वर्क, एक होती है पावर और थर्ड थिंग इज एनर्जी। तो हम वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को देखेंगे कि ये वर्क, एनर्जी एंड पावर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क के बारे में। उर्दू में वर्क आप कहते हैं काम को और इंग्लिश में वर्क कहलाता है। देखिए वर्क क्या होता है जी। पहली बात तो ये है कि फिजिक्स का और आम लाइफ का वर्क ये जरा डिफरेंट चीजें होती है। जिस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था कि आम लाइफ के अंदर वेट और मास एक ही चीज कंसीडर की जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन। आप आम लाइफ में अगर एक आटे का थैला है और उसका वजन है 10 किलोग्राम, तो आप इसको मास भी कहते थे अक्सर। मास इज 10 किलोग्राम। और इसको वेट भी कहते थे कि इस आटे के थैले का वेट जो है वो 10 किलोग्राम है। तो आम लाइफ में आप मास और वेट एक ही चीज मानते हैं। लेकिन फिजिक्स में वेट एक अलग चीज होती है और मास एक अलग चीज होती है। मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर भर रखा है। जबकि वेट होती है एक फोर्स जो अर्थ लगा दी होती है। तो आम लाइफ में फिजिक्स, आम लाइफ के अंदर वेट मास कॉमन चीज है, जबकि फिजिक्स में दे आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। इसी तरीके से आम लाइफ का वर्क और फिजिक्स का वर्क अलग अलग होता है। आम लाइफ के अंदर आप वर्क कहते हैं हर उस काम को जिसमें आपकी एनर्जी लग जाए, जिसमें आप थक जाएं और आप उसको कहते हो कि आपने उसको काम किया। मिसाल के तौर पे किताब को पढ़ना, किताब लिखना, लेक्चर देना, किसी को कोई बात समझाना, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना, इवन के खाना खाना भी कुछ लोग वर्क मानते हैं। आम लाइफ का वर्क, साइकोलॉजिकल वर्क, बड़ा एक डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है। कुछ लोगों की नजर में कोई काम काम होता है, कुछ लोगों की नजर में वो काम काम नहीं होता। तो फिजिक्स, आम लाइफ का वर्क तो एक बिल्कुल अलग डिफरेंट थिंग है। बहुत सी चीजें काम है, बहुत सी चीजें लोगों की नजर में काम नहीं भी होती। लेकिन फिजिक्स के अंदर वर्क एक अलग टोटल डिफरेंट चीज है। फिजिक्स में वर्क क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक डब्बा रखा हुआ है जमीन पर, एक ऑब्जेक्ट है। आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करी और ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है और चलते चलते इसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया और अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी पॉइंट पर आ गया। तो अब फिजिक्स मानेगी कि आपने इस ऑब्जेक्ट पर एक वर्क किया है। यू हैव डू वर्क इन दिस ऑब्जेक्ट। आपने इस ऑब्जेक्ट पर काम किया है। कब काम हुआ? जब आपने फोर्स लगाई और फासला तय हुआ। फिजिक्स कहती है जी वर्क ऑब्जेक्ट पर तब होता है जब आप फोर्स अप्लाई करो और ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ फासला तय कर ले, तब फिजिक्स इसको वर्क मानेगी। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट पर जो ए पॉइंट पर रखा हुआ था, आपने फोर्स अप्लाई करी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हिलता नहीं है, ये इसी पोजीशन पे रहता है, ये कोई डिस्टेंस तय नहीं करता, फिजिक्स कहेगी कोई वर्क नहीं हुआ। नो वर्क हैज बीन डन, कोई वर्क नहीं हुआ। इसी तरीके से आप इसी फोर्स पर आपने फोर्स बढ़ा दी, 2 दफा फोर्स कर दी, ट्वाइस, और अब इसने फासला तय कर लिया भले थोड़ा सा। अब कहेगी जी फिजिक्स हाँ जी अब वर्क हुआ है। ठीक, तो फिजिक्स क्या कहती है जी वर्क के बारे में कि व्हेन फोर्स इज सप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी डन। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे और वो कुछ फासला तय कर ले तब वर्क होता है। दो कंडीशन है वर्क की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन पूरी होंगी, देन यू कैन से कि जी वर्क जो है वो हुआ है। अगर आप फोर्स लगाते हैं, कोई फासला तय नहीं हो रहा, तो कोई वर्क नहीं हो रहा। या आपने फोर्स भी नहीं लगाई, फासला भी तय नहीं हो रहा, तो वर्क नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक दीवार पर फोर्स अप्लाई करें, तो आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दीवार कोई फासला तय नहीं करती, दीवार अपनी जगह से चेंज नहीं होती है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती,
तो फिजिक्स क्या कहेगी, आपने कोई काम नहीं किया। आप सुबह से लेके रात तक उस दीवार पर फोर्स अप्लाई करते रहो, आप पसीने पसीने हो जाओ, आप थक जाओ, आपकी एनर्जी कम हो गई, फिजिक्स आपको आगे क्या कहेगी, यू हैव डू नो वर्क, आपने कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई किताब आप लिख रहे हो, कोई किताब आप पढ़ रहे हो, मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, फिजिक्स की नजर में दिस इज नो वर्क। मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ फिजिक्स की नजर में ये कोई काम नहीं है, इट इज नॉट अ वर्क, क्योंकि मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, कोई चीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही। तो मैं जो इस वक्त आपको समझा रहा हूँ, आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं हो रहा, तो फिजिक्स क्या कहेगी, मैं कोई काम नहीं कर रहा। मैं अगर 24 घंटे तक आपको इस तरह बैठ के पढ़ाता रहूंगा, फिजिक्स कहेगी नो वर्क हैज बीन डन। और अगर मेरा बच्चा आएगा और यहाँ से उठाएगा एक ये सामने पड़ा हुआ है गिलास, और इस गिलास को उठा के किचन में जाके रख के आ जाएगा, फिजिक्स कहेगी इस बच्चे ने काम किया है। मैं सुबह से झक मार रहा हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया, और उस बच्चे ने काम किया। क्यों? उसने उस गिलास पर फोर्स अप्लाई करी और गिलास को उसने डिस्टेंस तय करके किचन में ले गया। तो फिजिक्स क्या कहेगी, आई हैव डू नथिंग एंड द किड हैज डन द वर्क। क्लास में जब आपके पास मिस केकेशा आती हैं और आपको लेक्चर देती है, तो फिजिक्स क्या कहती है, उन्होंने कोई वर्क नहीं किया, बिकॉज उन्होंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हुई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन कोई मासी आके झाड़ू देगी, फिजिक्स कहेगी इसने वर्क किया, क्योंकि मासी ने कचरे पे फोर्स अप्लाई किए और कचरा एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो फिजिक्स का वर्क एक अजीब सा हो जाता है बाजू का। एक झाड़ू देने वाला, एक मासी, उसके वर्क को तो आप वर्क मानोगे, लेकिन एक प्रोफेसर अगर लेक्चर दे रहा है तो उसको आप वर्क नहीं मानोगे। अगर एक इंसान साइकिल पर धक्का लगाता है तो वो वर्क हो जाएगा, लेकिन एक इंसान ट्रेन को धक्का लगा रहा है तो वो वर्क नहीं है। हालांकि साइकिल पर धक्का जब आपने लगाया, साइकिल ने डिस्प्लेसमेंट तय किया, वर्क जरूर हुआ है, लेकिन उस इंसान ने बहुत कम एनर्जी लगाई, तो थका भी नहीं होगा। लेकिन जो इंसान बेचारा ट्रेन पर धक्का लगा रहा है, उसने बहुत सारी फोर्स अप्लाई कर दी, वो बेचारा थक गया, उसके अंदर एनर्जी की कमी आ गई, उसके हाथों में दर्द हो गया। बट फिजिक्स क्या कहेगी, उसने कोई वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट हो गया, यहाँ कोई फासला तय नहीं हुआ। तो फिजिक्स कहेगी ट्रेन पे लगने वाला जो फोर्स था वो जाया हो गया, नो वर्क हैज बीन डन। और जो साइकिल पर आपने फोर्स लगाई तो वो वर्क हो गया। तो बाज औकात हजम नहीं होती फिजिक्स का वर्क, हमें हजम नहीं होता, क्योंकि हम फिजिक्स के वर्क को साइकोलॉजिकल वर्क से कंपेयर करते होते हैं। साइकोलॉजिकल वर्क से, साइकोलॉजिकल वर्क क्या है जी, कि अगर आपका एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है वो ज्यादा वर्क है, और अगर एक मासी ने झाड़ू दी है वो कम वर्क है, काम दोनों कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली ये दोनों वर्क है, लेकिन ज्यादा और कम। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, जो प्रोफेसर ने लेक्चर दिया इट इज नो वर्क एंड द मासी डू द झाड़ू, दैट इज द वर्क। तो ये फिजिक्स का वर्क होता है जी, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करी और वो ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस तय कर लेता है, एक फासला तय कर देता है, इसको आप वर्क कहते हो। मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, अगर इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, अगर फोर्स आपने अप्लाई करी ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट ने एक फासला तय करा है, देन वर्क इज डन। तो आप कहोगे उस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है, देन वर्क इज डन। तो आप कहोगे कि उस ऑब्जेक्ट पर फासला तय हुआ है। दो कंडीशंस हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट तय हो गया, वर्क प्रेजेंट। अगर इन दोनों में से एक भी एब्सेंट हो गई, यानी फोर्स नहीं लगाई या डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हुआ, तो वर्क इज जीरो। मिसाल के तौर पे ये वर्क है जी, फोर्स, ये फॉर्मूला होता है एफ डी। आपने फोर्स तो लगा दी 10 न्यूटन, लेकिन फासला कितना तय हुआ है, जीरो। तो वर्क कितना हो गया जी, जीरो टेन जा जीरो, कोई वर्क नहीं हुआ। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आपकी फोर्स जाया हो गई, कोई वर्क नहीं हो रहा। दैट इज द फिजिक्स वर्क। फिजिक्स के जो वर्क होता है, इसका फॉर्मूला है जी, इसका सिंबल होता है डब्ल्यू, और इसका फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। इसमें एफ क्या होती है जी, एफ होती है फोर्स जो आपने लगाई है ऑब्जेक्ट पर। डी क्या होता है जी, जो ऑब्जेक्ट ने फासला तय किया है, उसको आप कहते हो डी, यानी डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या होता है जी, थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, एंगल
बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन चीजें होती हैं, आपको वर्क मालूम करने के लिए चाहिए। इसके फॉर्मूले में तीन चीजें हैं जी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा का कॉस। तो ये फॉर्मूला है जी एफ डी कॉस थीटा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और आपका एंगल। सपोज करें ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जी, आप इसमें ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे एक एंगल के साथ फोर्स लगा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन गया ना, इसको आप थीटा कह रहे हो। क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिकली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है। बाज़ औक़ात आप एंगल के साथ फोर्स लगा रहे होते हो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ठेला है, आपका कद बड़ा है, तो जब आप हाथों से फोर्स लगाओगे तो आप फोर्स ऐसे अप्लाई कर दो, एंगल आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस के अंदर हम एंगल के साथ फोर्स लगा रहे होते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डी कॉस थीटा। एफ से मुराद जो आपने फोर्स लगाई है, डी से मुराद जो आपका डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर वो, और थीटा जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होता है। ये एंगल जो है ये आपका जो है वो थीटा हो गया। इसके नेचर की अगर हम बात करें तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, लिहाजा आप इसको स्केलर कहते हो। इसकी यूनिट की बात करें हम तो इसका यूनिट जो है वो फॉर्मूला देख के निकालते हैं हम। फॉर्मूला इसका है एफ डी कॉस थीटा। अब इसमें हम यूनिट्स डालें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट लंबाई को कहते हो आप, और वो जो होती है मीटर में नापी जाती है, तो न्यूटन मीटर। और ये जो थीटा होता है कॉस थीटा, इसका कोई एंगल नहीं होता, ये तो रेशियो है, और रेशियो का कोई एंगल नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता, सॉरी। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, और ये जो कॉस थीटा है इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और रेशियो का याद रखिएगा कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए मैंने इसको कोई यूनिट नहीं डाला। तो फोर्स, इसका वर्क का यूनिट क्या बन रहा है, न्यूटन मीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन मीटर एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है टॉर्क, उसका भी यही यूनिट है न्यूटन मीटर। कल आपने टॉर्क पढ़ा था, कल नहीं खैर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था टॉर्क। तो टॉर्क का यूनिट भी तो यही था न्यूटन मीटर, और वर्क का भी यही यूनिट निकल रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। तो हमने जो है वर्क में न्यूटन मीटर को क्या कहने लग गए हम, जूल। बात एक ही होती है, जूल का मतलब क्या है, न्यूटन मीटर। बस फर्क ये है कि हम न्यूटन मीटर लिखते हैं टॉर्क में, और जूल को लिखते हैं हम यूनिट के उसमें, वर्क में। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट वर्क का हो गया एस आई, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इसका सिंबल जे यूज किया जाता है, ठीक है। तो वैसे टॉर्क, इसका वर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर बनता है, लेकिन न्यूटन मीटर स्पेसिफिक हो गया टॉर्क के लिए। हम वर्क में इसका यूनिट जो है फिर हम कहते हैं जूल। बात एक ही है, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। सीजीएस के अंदर इसका जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है, जबकि एफपीएस सिस्टम के अंदर इसका जो यूनिट होता है वो होता है फुट पॉन्ड। पॉन्ड को एल भी कहते हैं, फुट पॉन्ड इसका जो है एफपीएस में। ये तीनों यूनिट के मैंने आपको तीनों सिस्टम के यूनिट बता दी। स्टैंडर्ड यूनिट इसका जूल है, सीजीएस में इसको अर्ग में नापा जाता है, और एफपीएस के अंदर इसको आप फुट पॉन्ड में नापते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हम रखते हैं तो लिहाजा हम जो है फिजिक्स में जूल के अंदर वर्क को मेजर करेंगे। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो कुछ फासला तय करते हैं तो आप कहोगे वर्क हो गया, वर्क हैज बीन डन। वर्क का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। इसमें एफ से मुराद होता है जो आपने फोर्स लगाई है, डी से मुराद होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो थीटा होता है इससे मुराद होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान पाए जाने वाला एंगल। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट जूल है, इसका सीजीएस यूनिट अर्ग है, इसका एफपीएस यूनिट जो है वो फुट पॉन्ड है। अब आते हैं हम जरा वर्क को मजीद डिटेल में जाते हैं, वर्क में मजीद डिटेल देखते हैं जी। तीन कंडीशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली कंडीशन होती है जी व्हेन वर्क इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। वर्क पॉजिटिव और मैक्सिमम कब होता है, यानी अगर आप एक फिक्स फोर्स लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पर
तो सबसे ज्यादा वर्क आपको कब मिलेगा, उसको आप कहोगे मैक्सिमम वर्क, और वो पॉजिटिव होगा। ये कब होता है जी, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है जी, ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, सपोज करें आपको इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पैदा करना है, और आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट पैदा करना है आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो गई। इस सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो जीरो हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में कोई एंगल नहीं होता, ठीक है ना, कोई एंगल आपको नजर भी नहीं आ रहा, देखिए फोर्स भी ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, तो एंगल है ही नहीं, जीरो हो गया एंगल। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हो गया जीरो। अब आप वर्क कैलकुलेट करें, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा कितना हो गया सिचुएशन में, जीरो। और ये जो कॉस जीरो होता है, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कॉस जीरो की वैल्यू निकालोगे तो ये होता है 1, और 1 आप लिखते नहीं है। तो अब आपका फोर्स वर्क कितना हो रहा है जी, एफ डी। देख लें जी, ये वर्क जो है ये कहलाएगा मैक्सिमम वर्क और पॉजिटिव है, साइन कैसी है इस पे पॉजिटिव, तो ये वर्क होता है पॉजिटिव और मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वर्क है, आपको फोर्स में अगर आपने एक फिक्स फोर्स लगाई भी है तो आपको सबसे ज्यादा वर्क इसी कंडीशन में मिलेगा जब आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम रखें। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो आपका एंगल जीरो हो जाएगा, और आपको जो वर्क मिलेगा वो आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा इस फोर्स के साथ। दूसरा केस होता है जी व्हेन वर्क इज जीरो, जब वर्क हो ही नहीं रहा, व्हेन वर्क इज जीरो। ये कब होगा जी, मिसाल के तौर पे आपके पास यही ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, लेकिन अब आप फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगा दें, यानी अगर आपको हॉरिजॉन्टल मूव करना है ऑब्जेक्ट, आप वर्टिकल फोर्स लगाएं, परपेंडिकुलर फोर्स। तो अब आपको नजर आ रहा है, देखिए एंगल कितना हो गया इन दोनों के दरमियान, 90 डिग्री का। अब थीटा हो रहा है 90 डिग्री। इस सिचुएशन में वर्क नहीं होगा, वर्क विल बी जीरो। चेक कर लेते हैं जी, फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस, अब एंगल आपका कितना हो रहा है इसमें 90 डिग्री, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। तो अब आ गया जी एफ डी और कॉस 90 हो गया जीरो, और जब आप जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाता है, कोई वर्क नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल मूव करना है और आप वर्टिकल फोर्स लगाएं तो ऐसी सिचुएशन में कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, और 90 डिग्री एंगल के साथ जब आप वर्क कैलकुलेट करते हो तो वर्क जीरो हो रहा है। सही बात है, आपको ठेले को ऐसे मूव करना है सपोज करें, और आप उसको ऊपर से दबाना शुरू कर दें तो फिर वो मूव करेगा नहीं, वर्क ही नहीं हो रहा। अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव करना चाह रहे हैं, अलमारी है आपके सामने, आपसे कहा जाता है इसको हॉरिजॉन्टल मूव करो, और आप उसकी छत पे बैठ के नीचे की तरफ फोर्स लगाएं, तो ये आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो ऐसे ऊपर से नीचे, और आपने यूं मूव करना है, 90 का एंगल हो गया, तो आपकी अलमारी मूव करेगी नहीं। ठीक, तो दो मामले हो गए। अगर आपको पॉजिटिव वर्क चाहिए, मैक्सिमम वर्क चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। इस सिचुएशन में एंगल जीरो होता है और आपका वर्क मैक्सिमम होगा। अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा दें तो अब आपका एंगल 90 होगा, वर्क होगा ही नहीं, वर्क विल बी जीरो। तीसरा मामला होता है नेगेटिव वर्क, उल्टा वर्क। तीसरी केस क्या होती है, व्हेन वर्क इज नेगेटिव। अब आपका वर्क नेगेटिव कब होता है जी, ये भी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव वर्क देख लिया हमने कब होता है, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। जीरो वर्क भी हमने देख लिया कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी 90 के एंगल के साथ। और नेगेटिव वर्क कब होता है, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जी, आपको इसको ऐसे मूव करना है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, और आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा दें,
अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आप देख लीजिए, अब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है यानी थीटा, वो हो गया 180 डिग्री। वर्क कैलकुलेट करें जरा, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस 180 डिग्री, थीटा की जगह 180 डाल दिया, और कॉस 180 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, आंसर आएगा -1। अब 1 तो आप लिखते नहीं हो, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का वर्क हो रहा है, देखिए हो रहा है ना नेगेटिव वर्क। नेगेटिव फिजिक्स के अंदर हमने 50 दफा पढ़ लिया, नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो जरा इमेजिन करें, आपके पास एक अलमारी है, आपने इसको ऐसे मूव करना है, लेकिन आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, क्या होगा? आपका ये अलमारी इस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी, आपका ये वर्क हो गया नेगेटिव, क्योंकि आपने तो इधर लेके जाना था, आपने इधर लेके जाना था, आप उल्टी डायरेक्शन में ले गए, तो ये वर्क तो हुआ है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उल्टी डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव वर्क हो गया। तो ये 3 मामलात हो गए जी। वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क जीरो कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है। वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन रखें। वर्क जीरो कब होगा, जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर रख दें। और वर्क नेगेटिव कब होगा, जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में कर दें। तो जरा इस चीज को समराइज अगर हम करें, तो सपोज कर लें जी, ये आपके पास एक डब्बा है, अलमारी है, आपकी वालदा कहती है इसको ऐसे मूव करना है। अब आप फोर्स लगा रहे हो, आप तो कांस्टेंट फोर्स लगाओगे ना, आपकी ताकत कोई कम बढ़ती थोड़ी होती है, आप कांस्टेंट फोर्स लगाओगे, फिक्स फोर्स लगाओगे। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी फोर्स से ज्यादा वर्क पैदा हो, आपकी अलमारी जल्दी से उधर चली जाए, बहुत ज्यादा वर्क पैदा हो, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दो। जब आप सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, वर्क विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्क होगा क्योंकि एंगल नहीं है, थीटा जीरो है, ठीक है, आपका वर्क मैक्सिमम होगा। आपको इस फोर्स के साथ सबसे ज्यादा वर्क मिल रहा होगा, इस फोर्स से जितना वर्क पैदा किया जा सकता है वो आपको मिल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वर्क। अगर आप बेवकूफी करें और आप ऐसे फोर्स लगा दें परपेंडिकुलर, यानी अलमारी की छत पे बैठ जाए और छत से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, तो अब आपका एंगल 90 हो गया, आपका वर्क होगा ही नहीं। एंगल 90 हो गया, आपका वर्क कितना होगा, जीरो। आप अलमारी में बैठ के बस उछल कूद कर रहे हैं, अलमारी मूव थोड़ी करेगी। इसी तरीके से आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, अब आपका थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। अब आपका वर्क होगा तो जरूर, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। आपकी अम्मी ने आपको इधर कहा भेजने को, आप अलमारी को इधर ले गए, उल्टी डायरेक्शन में ले गए ना, अलमारी उल्टी डायरेक्शन में वर्क कर दिया आपने, गलत सिमत में वर्क कर दिया, तो ये नेगेटिव वर्क कहलाता है। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे मैक्सिमम वर्क, इस डायरेक्शन में फोर्स, ये मैक्सिमम है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे जीरो, इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव वर्क। यानी जितना आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं आपका वर्क कम होता जा रहा है, ये मैक्सिमम है, आप जितना एंगल बढ़ाते जा रहे हैं आपका वर्क कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहाँ आके जीरो हो जाएगा। फिर आप जितना लेकर जा रहे हैं इतना नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पे आपका मैक्सिमम वर्क है जी 10 न्यूटन, अब आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, आपका कम होता जाएगा 9, 8, 7 जूल, आखिर में यहाँ पर आके जीरो हो जाएगा। फिर जब आप मजीद एंगल बढ़ाते जाएंगे ऐसे, आपका नेगेटिव वर्क होता जाएगा, -1 जूल, -2 जूल, -3 जूल, यहाँ पे आ जाएगा -10 जूल। तो आप जब इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे मैक्सिमम वर्क, बढ़ाते जा रहे हो एंगल, वर्क कम होता जा रहा है, जीरो। फिर मजीद बढ़ाते जा रहे हो, अब वर्क आपका बढ़ता तो जा रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन। तो ये जरा ध्यान में रख लीजिएगा, अगर आपको कभी किसी अलमारी को मूव करना है तो जिस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। अलमारी की छत पे बैठ के उछल कूद करोगे कोई वर्क नहीं होगा। और अगर आपको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पैदा करना है उल्टी डायरेक्शन में पैदा करोगे तो आपका वर्क उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हमने वर्क स्टडी कर लिया जी। वर्क के बारे हवाले से हमें बस इतनी सी ही बात करनी थी। वर्क क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट फासला तय कर ले, वर्क हो गया। वर्क का फॉर्मूला याद रख लेगा, एफ डी कॉस थीटा। थीटा बड़ी काम की चीज होती है, इसमें थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल। ये थीटा आपका वर्क पॉजिटिव भी कर देगा, नेगेटिव भी कर देगा और जीरो भी कर देगा। वर्क एक स्केलर है, वर्क का यूनिट जूल है। वर्क पॉजिटिव कब होगा, मैक्सिमम कब होगा,
जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम रखें। वर्क जीरो कब होगा? जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा दें। वर्क नेगेटिव कब होगा? जब आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। इस बात को मैंने यहाँ समराइज किया हुआ है कि अगर आपने सपोज करें ऐसे डिस्प्लेसमेंट पैदा करना था, तो अगर आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो आपका मैक्सिमम वर्क पैदा होगा 10 जूल। आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका वर्क कम होता जाएगा। अगर आप फोर्स को ऐसे ले गए, जीरो हो गया। फिर आप मजीद बढ़ाते जा रहे हैं तो वर्क बढ़ता तो है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव हो गया वर्क आपका। ये वर्क हो गया जी। अब हम अगली चीज पर आते हैं। इस चैप्टर का दूसरा जो बड़ा टर्म है वो है पावर। पावर की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कि वक्त के एतबार से कोई भी चीज कितना काम कर रही है, इसको आप पावर कहते हो। वक्त के एतबार से कितनी चीज कोई भी चीज कितना काम कर रही है, इसको आप पावर कहते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ए, और एक ऑब्जेक्ट आपके पास है ये बी। ठीक है, ये दोनों वर्क कर रहे हैं जी। ये दोनों पे फोर्स अप्लाई कर रही है, दोनों जो है ये आगे मूव कर रहे हैं, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों में वर्क पैदा हो रहा है। लेकिन सपोज करें ए ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी से पहुंच जाता है, कम टाइम लगा रहा है, काम कर रहा है लेकिन जल्दी जल्दी काम कर रहा है। जबकि बी जो है वो ज्यादा टाइम लगा रहा है, ये जो है कम टाइम लगा रहा है और ये जो है वो ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो नीचे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आपको वर्क करके दे रहा है लेकिन कम वक्त में, तो ये ज्यादा अच्छा वर्क हो गया, इसकी पावर ज्यादा कहलाई। जबकि नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो है आपका ज्यादा वक्त खा रहा है, कम काम करके दे रहा है, तो इसकी पावर कम होगी। तो इसको जरा एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आपके पास दो पानी की मोटर है, एक पानी की, दोनों पानी की मोटर आपकी पानी को छत तक पहुंचाती है। तो जब आपकी पानी की मोटर जो है ये वर्क कर रही है, क्योंकि पानी पे फोर्स अप्लाई होती है, पानी ऊपर जाता है। दोनों आपकी जो मोटर है, पानी की मोटर, ये दोनों वर्क कर रही है। लेकिन एक पानी की मोटर है जो आपको जल्दी से पानी पहुंचा के दे देती है, और एक पानी की मोटर है जो आपको देर से पानी पहुंचा के दे रही है। तो अब दोनों ऑब्जेक्ट वर्क तो कर रहे हैं लेकिन दोनों के वर्क में फर्क आ रहा है। एक आपका जल्दी वर्क करके दे रहा है, अच्छा है वो आपके लिए, वो आपको जल्दी काम करके दे रहा है, कम टाइम के अंदर ज्यादा काम मिल रहा है आपको। जबकि जो दूसरी मोटर है वो आपको काम तो करके दे रही है लेकिन ज्यादा टाइम लगा रही है, वो ज्यादा टाइम करके आपको कम काम पहुंचा रही है। तो आप क्या कहोगे? पहली वाली जो मोटर है वो अच्छी है, उसकी पावर ज्यादा है, वो कम टाइम में ज्यादा काम करके दे रही है, इट हैज मच पावर। जबकि दूसरा वाली जो मोटर है वो ज्यादा टाइम लगा रही है, तो उसकी पावर कम हो जाएगी। आप कहते हैं जी कि एक बच्चा, आप कहते हैं एक ऐसा लिखने को, एक ऐसे लिखने को, आप कहते हैं जी ऐसे लिखो, एक बच्चा आपको जल्दी ऐसे लिख के दे देता है, एक आपको जो है देर से ऐसे लिख के देता है। आप अच्छे वाले, आप जिसने जल्दी लिख के दिया उसको कहोगे अच्छा है, उसकी पावर ज्यादा है। जिसने आपको कम काम यानी कि टाइम ज्यादा लगा के ऐसे लिख के दिया, आप कहोगे उसकी पावर कम है। दो बहनें दोनों चाय बना के लाती हैं, एक जल्दी चाय बना के ला रही है और एक देर से चाय बना के ला रही है। तो जो जल्दी चाय बना के ला रही है आप उसकी तारीफ करोगे, आप कहोगे तुम्हारे में पावर ज्यादा है। और एक जो है वो कम टाइम, ज्यादा टाइम लगा रही है, तो आप क्या कहोगे? आपके अंदर पावर कम है। एक मोटा तगड़ा सा हैवी बिल्डर सा इंसान है, जब वो एक ऑब्जेक्ट को मूव करेगा तो वो जल्दी मूव करके दे देगा आपको, क्यों? उसमें पावर ज्यादा है, उसने कम टाइम लगाया, ऑब्जेक्ट को जल्दी मूव कर दिया, पावर ज्यादा। एक दुबला पतला सा इंसान है, वो उसी डब्बे को जब मूव करके देगा, वो वर्क तो करके देगा लेकिन ज्यादा टाइम लगा देगा, तो आप क्या कहोगे? उस इंसान के अंदर पावर कम है। तो पावर होती है जी कि अगर आपके पास एक सेकंड के अंदर कोई भी चीज कितना काम करके दे रही होती है। जिस ऑब्जेक्ट की पावर ज्यादा होती है वो काम करके देती है जल्दी, जिसकी पावर कम होती है वो आपको काम करके देती है देर से। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। पावर क्या होती है जी? पावर आपको बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड के अंदर कितना काम करके दे रही होती है। जिस ऑब्जेक्ट की पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करेगा कम टाइम के अंदर, और जिस ऑब्जेक्ट की पावर कम होगी वो कम काम करता है, ज्यादा टाइम लगाता है। पावर की मजीद डिटेल की बात करें हम, पावर का फॉर्मूला, पावर का सिंबल होता है P, और पावर का फॉर्मूला होता है W डिवाइडेड बाय T। यहाँ W क्या है जी? वर्क, और T क्या है जी? टाइम। यानी वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर दें तो पावर हो गई।
ठीक है, एक जरा हम कैलकुलेट कर ले, अगर हम इस बात को क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक छोटा सा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मोटर है ए, एक मोटर है बी। एक ए मोटर जो है वो आपको वर्क करके देती है जी फॉर एग्जांपल 1000 जूल, और कितने टाइम में किया उसने? उसने ये वर्क करके दिया है आपको 10 सेकंड्स के अंदर। तो अब जरा इसकी पावर कैलकुलेट करें, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क कितना है 1000, टाइम कितना है 10, इसकी पावर हो गई जी 100 वॉट। दूसरी तरफ आपके पास जो दूसरी मोटर है वो आपको वर्क करके देती है जी 1,00,000 जूल। टाइम वो इतना ही लगा रही है, टाइम आपका लगा रही है वो इतना ही 10 सेकंड, काम ज्यादा करके दे रही है, इसकी पावर ज्यादा होगी। चेक कर लेते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपके पास है 1,00,000, टाइम आपके पास है 10 सेकंड, 0 से 0 कटा। पावर कितनी है इसकी जी 10,000 वॉट। देखें जी इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर ए वाली जो है इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है। तो जिस मशीन की पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा काम करके देता है या कम टाइम के अंदर काम करके देता है? जिसकी पावर कम होती है वो कम काम करके दे रहा है या ज्यादा टाइम लगा रहा होता है? जिस मशीन की पावर ज्यादा होगी वो आपके लिए ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा काम करके देगी, आपको कम टाइम लगाएगी। जिस मोटर की पावर कम है वो आपको कम काम करके देगी और ज्यादा टाइम लगाएगी। तो ये पावर होती है जी। पावर का फॉर्मूला हमने देख लिया, वर्क अपॉन टाइम। पावर भी वर्क की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट तो इसका वॉट है, और वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड होता है और इसको हम वॉट कह रहे होते हैं। तो पावर का स्टैंडर्ड यूनिट वॉट है, लेकिन वॉट जो होता है वो छोटा यूनिट है। आपके पास आज ऐसी मोटर्स तैयार हो गई हैं, ऐसी मशीन्स तैयार हो गई हैं जिनकी पावर अगर हम वॉट में मेजर करें तो बहुत ज्यादा होगी, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 ज्यादा हो जाएगी। तो पावर का स्टैंडर्ड यूनिट भले वॉट है, लेकिन जब हमारे पास बड़ी मशीन्स की बात आती है, जब हम बड़ी मशीन्स को मेजर कर रहे होते हैं, तो फिर हम उसकी पावर को वॉट के बजाय एक बड़ा यूनिट होता है हॉर्स पावर, इसका सिंबल होता है HP, इसमें हम मेजर करते हैं। जैसे आपके जो बल्ब होते हैं, बिजली के बल्ब, सेवर वगैरह, ये छोटी मशीन हैं, इनकी पावर आप वॉट में मेजर करोगे। 24 वॉट का बल्ब, 26 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब, इसकी पावर आप वॉट में मेजर कर रहे हो। लेकिन आपकी ये जो पानी की मोटर्स होती हैं बड़ी बड़ी, या गाड़ी होती हैं, गाड़ियों में मोटर्स लगी हुई होती हैं, या मोटरसाइकिल्स में जो मोटर लगी हुई होती हैं, ये बड़ी मशीन्स हैं, ये हैवी मशीन्स हैं, ये ज्यादा वर्क, ज्यादा पावर होती है, ये ज्यादा काम करके दे रही होती है। तो इनकी पावर्स को हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। अगर कन्वर्जन की जरूरत पड़े तो 1 हॉर्स पावर जो होती है वो बराबर होती है 746 वॉट के। ठीक है, ये इसकी कन्वर्जन हो गई। तो ये हमने पावर भी देख ली। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी मशीन 1 सेकंड के अंदर कितना काम करके दे रही होती है, ये पावर होती है। जिस मशीन की पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करके देगी, कम टाइम लगाएगी और आपके लिए अच्छी है। जिसकी पावर कम होगी वो मशीन आपको कम काम करके देगी, ज्यादा टाइम लगाएगी और वो आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं होगी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर का स्टैंडर्ड यूनिट वॉट है, लेकिन हम बड़ी मशीन्स की पावर को हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। पावर का एक और फॉर्मूला है जी, उसको हम ड्राइव करेंगे बकायदा। पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को हम जरा ड्राइव कर लेते हैं, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। जबकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लिहाजा आप पावर के फॉर्मूले में वर्क की जगह ये फॉर्मूला डाल दें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। लिहाजा ये जो फ्रैक्शन आ रही है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको रिप्लेस करके v लिख देते हैं। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक, तो पावर का हमारे पास इतनी ही डिटेल है अभी फिलहाल मैट्रिक में।
जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो ये तो चैप्टर दोबारा आता है और वहाँ हम पावर की मजीद कुछ डिटेल्स की बात करेंगे। मजीद पावर के कुछ यूनिट्स होते हैं, किलोवाट, ये भी पावर का यूनिट होता है किलोवाट। इसी तरह फिर वर्क के भी कुछ यूनिट्स बन जाते हैं, हम उनको फिर आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो यहाँ हमने आज चैप्टर 8 की दो बड़ी टर्म्स पढ़ ली, वर्क और पावर। वर्क आपने देखा क्या होता है, पावर आपने देखा, इनके स्केलर्स हैं ये, इनके फॉर्मूले देख लिए, इनके फॉर्मूले का इम्पैक्ट देख लिया आपने और इनके यूनिट्स देख लिए। अब अगर आपको कोई सवाल है तो बच्चे पूछें, नहीं तो फिर हम अपनी आज की क्लास को ये डिसमिस करेंगे।